क्या आपका मर्जी है, क्या लोग कह रहे हैं, चूंकि भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि नहीं हम लोग साथ में हैं, लेकिन आप छटक क्यों रहे हैं? सुधाकर सिंह के जीत के कारण में आप देखिएगा कि अश्विनी चौबे वहाँ से 2019 में जीते थे लोकसभा का चुनाव, लेकिन रामगढ़ आरजेडी जीतती है, जबकि समीकरण दोनों सेम है। आप वहाँ राजपूत को ही खड़ा किए हुए थे, इधर से भी उधर से भी राजपूत थे, लेकिन बीच में कौन आ गया? कुशवाहा। और कुशवाहा आकर के वहाँ पूरा लड़ाई को फ्लैट कर दिया। जदसुराज के प्रशांत किशोर, या फिर मायावती जो बीएसपी कर रही है, या फिर एआईएमआईएम, ये क्षेत्र जैसा था वैसा ही है। जो केंद्रीय या फिर राज्य सरकार की नीतियां हैं, उन नीतियों के तहत जो थोड़ा बहुत काम हुआ है, लेकिन स्थानीय विधायक जो यहाँ जीत करके जाते हैं उसके बाद उनका कोई योगदान नहीं रहता है क्षेत्र में, तो इसको लेकर के भी लोगों की नाराजगी है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जांच पड़ताल करेंगे क्योंकि बिहार के 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में किसकी बाजी सबसे तेज निकलेगी, कौन यहां जीत रहा है, कौन हार रहा है। इस बार तो तीसरा मोर्चा जनसुराज आ गया है और ये जनसुराज कितना ज़्यादा डैमेज करेगा, बाकी जो गठबंधन है, बाकी जो पार्टियां हैं, उस पर चर्चा होगी। जांच पड़ताल में आज हम रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में होने वाले जो सियासी उठापटक है उस पर चर्चा करेंगे। पिछली बार ये सीट यानी कि 2020 में जो लड़ाई थी वो लड़ाई भाजपा, बसपा और बसपा के अलावा आरजेडी के साथ थी, लेकिन इस बार तो ये सभी एक बार फिर टक्कर दे रहे हैं एक दूसरे को। बीजेपी तो है ही, मायावती की पार्टी भी है और सिटिंग यहाँ पर विधायक उनके परिवार के साथी हैं रामगढ़ से। आप सबको पता है कि जगदानंद सिंह और उनका पूरा परिवार इस सीट पर अपना दबदबा कायम रखता है। तो वहीं अब रामगढ़ की सीट पर जनसुराज जो प्रशांत किशोर की पार्टी है वो भी अपना ताकत दिखा रही है। चलिए जांच पड़ताल कराते हैं बाबा के साथ। रामगढ़ की सीट पर बाबा क्या होने वाला है इस बार सियासी उठापटक? रत्न सिंह भोजपुरिया भाषा भाषी क्षेत्र हो तो दूगो लाइन एक खातिर लिखले रहनी है कि भरोसा टूटी तो भरोसा कैसे हुई, भरोसा टूटी तो भरोसा कैसे हुई, अब बोइबो जे बबूर तो आम कैसे हुई। बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई। जो स्थिति इस रामगढ़ के सीट की है, और मैं लगातार विश्लेषण कर रहा हूँ, कई अखबारों में, कई नेशनल मीडिया चैनल्स में मेरे लेख छपे हुए हैं इस 4 सीटों के उपचुनाव को लेकर के, जबकि अभी उम्मीदवारी तय नहीं हुई है, अभी फाइनल नहीं हुआ है कि कौन कौन चुनाव मैदान में रहेगा, कौन कौन नहीं रहेगा। नामांकन की जांच नहीं हुई है, 28 तारीख को नामांकन की जांच होगी, 30 तारीख को यह सब कुछ फाइनल होगा, तब पता चलेगा कि मैदान में कौन कौन बचा, जीवित कौन बचा। तो ऐसी स्थिति में सिंपल सी बात है कि पहले, इतना पहले अगर ये आकलन करते हैं आप कि फलाने क्षेत्र में क्या होने वाला है, तो निश्चित रूप से उस आकलन का एक मायने होता है, जिसको हम लोग लगातार उधेड़ बुन कर रहे हैं और इसको लेकर के कई लोगों ने इस पर चर्चा भी की है। खास करके अगर बात करें हम रामगढ़ की, हम उसी की चर्चा करने भी बैठे हैं। रामगढ़ अब तक जातीय समीकरण से बाहर नहीं निकल पाया था। यहाँ का समीकरण यदि आप देखते हैं तो एक बार मेरी बात हो रही थी 2019 के चुनाव में, जब ददन पहलवान दिल्ली में थे, तो मेरी बात हो रही थी कि भाई आप जदयू में हैं। मैं उनको हिला डुला करके चेक करना चाहता था कि जदयू और भाजपा के बीच में सब कुछ ठीक ठाक है, तो कार्यकर्ताओं के बीच में, पदाधिकारियों के बीच में सब ठीक ठाक है कि नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि चुनाव बिहार में हो रहा है, आप बक्सर के रहने वाले हैं, आप जदयू में सपोर्ट कर रहे हैं, जदयू आपकी सपोर्ट कर रही है, तो ऐसी स्थिति में भाजपा जदयू के बीच में जो परिस्थितियां बनी है उसमें यदि आप नहीं आएंगे तो वहाँ तो वोट आपके हिस्से का नहीं मिलेगा। जी। तो बोले कि उसी दरमियान समीकरण के बीच में आए, दिल्ली से पटना आए, मैंने बताया भी कि अश्विनी चौबे को सपोर्ट किया जाए, तो क्या आपका मर्जी है, क्या लोग कह रहे हैं, चूँकि भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि नहीं हम लोग साथ में हैं, लेकिन आप छटक क्यों रहे हैं। तो बोले बाबा हमको भी तो चुनाव लड़ना है, आज नहीं तो कल लड़ना है। लेकिन खैर उन्होंने जम करके वहाँ मेहनत भी किया, सब कुछ हुआ। उसी दरमियान उन्होंने बताया था कि इस क्षेत्र का एक जातीय समीकरण यदि बना करके रखें, तो मैंने कहा था कि वहाँ ब्राह्मणों की संख्या अधिक है, इसलिए ब्राह्मण वहाँ लगातार जीत रहे हैं। कभी कभी बीच में ब्राह्मण थोड़ा सा कमजोर पड़ते हैं तो राजपूत जीत जाता है। लेकिन यादव का आप बता रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यादवों की संख्या
वहाँ सबसे ज़्यादा है, लेकिन जीत हार जो है ये दोनों आपस में बांट लेते हैं, अच्छा, एनडीए और यूपीए। यूपीए, हाँ, आज जो सुधाकर सिंह के जीत का कारण बना, सुधाकर सिंह के जीत के कारण में आप देखिएगा कि अश्विनी चौबे वहाँ से 2019 में जीते थे लोकसभा का चुनाव, लेकिन रामगढ़ आरजेडी जीतती है, जबकि समीकरण दोनों सेम है। सेम है। आप वहाँ राजपूत को ही खड़ा किए हुए थे, इधर से भी उधर से भी राजपूत थे, लेकिन बीच में कौन आ गया? कुशवाहा। कुशवाहा, और कुशवाहा आकर के वहाँ पूरा लड़ाई को फ्लैट कर दिया। इस बार भी समीकरण उसी तरह का जुड़ा है। और जब हम इसकी चर्चा कर रहे थे जातीय समीकरण की, तो राजपूत बनाम राजपूत की लड़ाई में इस बार मैंने पंचनामा में भी देखा कि नमन जी भी लगातार इस बात को लेकर के कर रहे थे कि ये लड़ाई किस दिशा में जा रही है और इसमें कैसे ट्विस्ट ला रहे हैं जनसुराज के प्रशांत किशोर, या फिर मायावती जो बीएसपी कर रही है, या फिर एआईएमआईएम। चारों क्षेत्रों में इनका इन्फ्लुएंस और इनके ऊपर ही टिका है जीत हार का फैसला। अब जो वर्तमान परिस्थिति रामगढ़ में बनी है उसमें जातीय समीकरण की बात करें तो सबसे अधिक राजपूत हैं, लगभग 2,75,000 के आसपास। हम तो चाहेंगे कि 2,75,000 के आसपास यहाँ निर्णायक जो है वोट मतलब राजपूत का यहाँ पर रहा है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पर टोटल वोटर जो हैं वो लगभग मुझे लगता है कि 2,75,000 से 85,000 के बीच में हैं। बिल्कुल, यहाँ पे टोटल वोटर उतना ही है जी। और पिछली बार की अगर तुलना की जाए तो सुधाकर सिंह को यहाँ पर 58,000 वोट मिला था, और अंबिका सिंह जो कि पीएसपी से थे वो 57,000 वोट लाए थे, और शोक सिंह बीजेपी से वो भी 56,000 वोट लाए थे, और सुधाकर अंबिका के बीच की जो बाबा अंतर थी लड़ाई की 1,000 के आसपास, 1,189 के आसपास। अच्छा, 189 वोट का, 189 वोटों के अंतर से जीत हार हुई थी। और समझिए कि 58,083 इनको है, 57,108 से 94 इनको है। जी 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 189 वोटों का अंतर आया था। और बहुत पीछे तो यहाँ अंबिका सिंह भी नहीं है, बीजेपी भी नहीं, 56,000 वोट है, यानी 2,000 के आसपास के वोटों का अंतर यहाँ भी है। जी जी जी। तो मिला जुला करके अगर देखा जाए तो इन तीनों के बीच में जो टसन था, उस टसन में एक बात तो साफ नजर आ रही है कि जातीय समीकरण यहाँ हावी हुआ। लेकिन इस बार जो परिस्थितियां बनी है उस परिस्थिति में जातीय समीकरण पर चूंकि बीएसपी से रहने के कारण अंबिका सिंह के एक फायदा तो उनको मिल गया कि उनको दलित वोटरों का अच्छा खासा मिल गया, जो कि यहाँ निर्णायक भूमिका में। जी जी जी। कहा जाता है कि 25 से 30,000 के आसपास यहाँ दलित वोटरों में अलग अलग सेक्टर मिलाकर के अगर देखा जाए तो करीब 50,000 से ज़्यादा वोटर हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये प्रभावी करते हैं। और दूसरा, उत्तर प्रदेश से सटा होने के कारण भी इसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। इसका क्षेत्र जो है कैमूर और बक्सर दोनों से जुड़ा हुआ है, उसका भी एक भाषाई जो है, आप जानते हैं कि कोस कोस पे पानी बदले कोस कोस पे बानी। तो यहाँ जो परिस्थितियाँ अभी बनी है उसमें इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक लेगेसी थी इनकी जगतानंद सिंह की, उसको लेकर के सुधाकर सिंह तैयार थे, चल रहे थे। सुधाकर सिंह ठीक है 189 वोट से ही जीते, बड़ी मुश्किल से जीत पाए। जीतने के बाद उनको मंत्रिमंडल में भी रखा गया। किस तरह के उनके तेवर हैं आपको अच्छी तरह से पता है। इस क्षेत्र की जनता सबसे पहले तो कह रही है कि इस क्षेत्र का विकास क्या हुआ है। मैंने कई इस क्षेत्र के लोगों से बातचीत किया, उनका कहना है कि इस क्षेत्र में विकास ही नहीं हो पा रहा है। ये क्षेत्र जैसा था वैसा ही है। जो केंद्रीय या फिर राज्य सरकार की नीतियां हैं, उन नीतियों के तहत जो थोड़ा बहुत काम हुआ है, लेकिन स्थानीय विधायक जो यहाँ जीत करके जाते हैं उसके बाद उनका कोई योगदान नहीं रहता है क्षेत्र में। तो इसको लेकर के भी लोगों की नाराजगी है। परिवारवाद को लेकर के एक बड़ी नाराजगी है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने फिर से अशोक सिंह पर भरोसा किया है, हालांकि मजबूत नेता है, लेकिन यहाँ राजपूत बनाम राजपूत की लड़ाई में जो सुशील सिंह को खड़ा किया गया है, कुशवाहा को, वो बड़ा अंतर पैदा करेंगे। और सबसे बड़ी बात, मैंने शुरू में जो नाम लिया था ददन पहलवान का, वो नाम मैंने इसलिए लिया था कि यहाँ यादवों का भी वोट प्रभावी है। इस वजह से यादव को भी खड़ा किया गया है। बिल्कुल, बीएसपी से इस बार एक नया ट्विस्ट दिया गया है। जी जी। तो इस पूरे समीकरण को चारों जो उम्मीदवार हैं, इनके अगर आप जातीय समीकरण को अगर देखें तो मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि यहाँ का जातीय समीकरण जो है ना वो टूटता हुआ नजर आ रहा है, इस बार बिखर जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि यहाँ फलाने नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ फलाने लड़ रहे हैं। जो उम्मीदवार है वो तो अपना चुनाव लड़ ही रहा है, लेकिन वहाँ से पूरी जनसुराज लड़ रही है। हालांकि ये बात इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन भी कर रहे हैं,
लेकिन आप इंडिया गठबंधन की तरफ बात कीजिए तो आपको कांग्रेस नजर आ रही है क्या? एक साथ कांग्रेस तो यहाँ पे बिखरी हुई कांग्रेस नजर आ रही है। पता नहीं प्रचार प्रसार वाम दल थोड़ा बहुत हो सकता है तो आप जाएंगे भी, लेकिन वो वहाँ उतना प्रभावी नहीं है। दूसरा, एनडीए की तरफ आप देख लीजिए तो एनडीए की तरफ भी उधेड़ बुन ही फंसा हुआ है मामला। बिल्कुल फंसा हुआ। नीतीश को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हमको डोमिनेट कर रही है। 28 तारीख को मीटिंग बुलाए हैं, उस मीटिंग में क्या होगा उसके बाद सब कुछ फैसला होगा। इसके साथ साथ इसमें 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण ये है कि जो रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है, कल ही हम आपके सामने ही खबर कर, आप ही के साथ कवर कर रहे थे। हमने ये भी खबर किया था कि जो यहाँ का समीकरण बन रहा है, या 2020 से लेकर के 2024 के बीच तक चुनाव को देखा जाए, उपचुनाव को, तो इसमें राष्ट्रीय जनता दल पिछड़ा है। माने आधा दर्जन सीटों में से मात्र 1 सीट जीत करके आया है। इसका मतलब कि अपनी जीती हुई सीटें भी हारा है। तो एक ये आंकड़ा भी सब दिखाने के लिए तैयार हैं। दूसरा, जिस भाषा में बात कर रहे हैं जनसुराज की तरफ से प्रशांत किशोर, हालांकि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे नीचे वो खड़े हैं, नीचे रखे हैं अपने, सबसे नीचे हैं, पता नहीं क्या दर्शाना चाहते हैं वो। लेकिन बोल सबसे ऊंचा रहे हैं। हाँ, आपने देखा तरारी में जिस तरह से उन्होंने चैलेंज किया कि यहाँ बाहुबलियों की लड़ाई है, तो ये है तो वो है, ऐसे वैसे जिस तरह की बात वो कर रहे थे। इसमें आप दोनों का देख लीजिए, राजू यादव का बात कर लीजिए या फिर विशाल की बात कर लीजिए, ये दोनों तो बाहुबली का कहीं इनका कोई नाम नहीं है जी। आप अगर सुनील सिंह से जोड़ करके देखेंगे तो बहुत सारी बातें सामने आएंगी। बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं, लेकिन उनके परिवार के लोग नहीं करते हैं। तो ये राजनीति ना है जी, हर किसी की अपनी व्यक्तिगत आइडेंटिटी होती है। खैर, माफियाओं का राज खत्म करने उतरे। इन सब चीज़ को लेकर के जो प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, उसका असर आप समझिए कि पड़ोसी क्षेत्रों में जरूर होगा। और ये वही क्षेत्र है रत्नेश, जिसमें लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का लचर प्रदर्शन हुआ है, यानी कि एनडीए का लचर प्रदर्शन हुआ है। तो ये लड़ाई जातीय समीकरण से अगर थोड़ा सा उछल जाती है, कभी कभी आप मछली जिंदा पकड़ के लाते हैं ना, या जिंदा खरीद के लाते हैं, तो देखिएगा उसमें से कुछ मछली है ना कि इतना पावरफुल होती है कि वो आपके बर्तन में से कूद के बाहर हो जाती है। अगर जातीय समीकरण को तोड़ने की जो बात कर रहे हैं, अब यहाँ आरजेडी इंडिया गठबंधन से अजीत सिंह हैं, बीएसपी से बीजेपी से इसमें अशोक सिंह खड़ा है, ये भी राजपूत समाज से आते हैं। जनसुराज पार्टी से सुशील कुशवाहा हैं, ये कुशवाहा समाज से आते हैं। और कुशवाहा समाज की नाराजगी नीतीश कुमार से भी है, और कुशवाहा समाज की नज़दीकियाँ आजकल बढ़ी हैं राष्ट्रीय जनता दल से। इसका असर क्या होगा, ये भी आकर के कहीं ना कहीं मामला बनता है। और कुशवाहा समाज भी यादव समाज की तरह ऐसा समाज है जो अगर अपना उम्मीदवार खड़ा हो तो उसके जिताऊ उम्मीदवार के पक्ष में वोट करता है। काराकट हमने देखा है, काराकट में जिताऊ उम्मीदवार कौन था, जरा सा कमजोर हुए बीजेपी के कारण, उपेंद्र कुशवाहा। तो वहाँ आपने देखा कि राजा नाम को कैसे आगे निकाल दिया गया। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें मायावती यादव उम्मीदवार देकर के इस जातीय समीकरण में एक नया एंगल पैदा करती हैं। तो ये पूरी की पूरी कहानी इस बात की तरफ इशारा कर रही है, और जिसको लेकर के आपने देखा भी होगा कि लगातार कई ऐसे जो नेता हैं राष्ट्रीय जनता दल के, वो ये कह रहे हैं, मैंने सुना था इनके विश्वनाथ सिंह का, वो बता रहे थे कि नहीं एमओआई समीकरण नहीं, बल्कि हम तो ए टू जेड की पार्टी हैं। ए टू जेड की पार्टी जैसे ही कहना शुरू करते हैं राष्ट्रीय जनता दल के लोग, वैसे ही खोजा जाता है कि अच्छा ब्राह्मण कैगो आपके यहाँ मंत्रिमंडल में रखे थे आप, भूमिहार कैगो था, राजपूत को कैगो रखे थे, अच्छा लाला भी आपके यहाँ चुनाव लड़ता है क्या। यानी कि यहाँ पर आप एक्सपोज हो जाते हैं, आपके पास रहते हुए लोगों को आप प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं। तो एक यहाँ स्थिति पैदा होती है, और जातीय समीकरण धीरे धीरे टूटना शुरू हुआ है। हो सकता है कि राम मंदिर का जो लहर है वो उस समय नजर नहीं आया हो 2024 के चुनाव में, या फिर अंडर करेंट हुआ भी हो, अब नजर आएगा। लेकिन जिस तरह से गिरिराज सिंह निकल करके और हिंदू को एक करने की फिराक में है, और उस पर नीतीश कुमार चुप है, इसके मायने क्या निकाले जाए। इस लड़ाई में एक तरफ जहां जनसुराज जातीय समीकरण को तोड़ने की बात करके कहता है कि आप अपने लिए वोट कीजिए, अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए, आप लालू के बच्चा के लिए वोट मत कीजिए, तो ऐसी स्थिति में आप सिंपल तरह के तरीके से समझ सकते हैं कि रामगढ़ सीट पर जो पेच फंसा हुआ है, जो मामला है, वो मामला जातीय समीकरण से बाहर निकल जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और यहाँ प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी को भी बचानी है, जो पिछले चुनाव में तीसरे नंबर पर पहुँच गई थी। सरकार बनाने के बावजूद
तो वहीं 189 वोट से जीतने वाली राष्ट्रीय जनता दल, जगदानंद सिंह, सुधाकर सिंह, उनके भाई अजीत सिंह जो चुनाव लड़ रहे हैं, इस पूरे परिवार के लिए एक बड़ा है। और इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट का काम करेंगे उन्हीं के परिवार से अमर दयाल सिंह। अमर दयाल सिंह, बिल्कुल। अमर दयाल सिंह ने लोकसभा चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया है और वो ये कह रहे हैं कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे पिताजी को किनारा करके, उनके साथ छल करके, धोखा करके जगदानंद सिंह चुनाव लड़े थे और उसके बाद विरासत मेरी है तो उन्होंने अपने बेटे को खड़ा करा दिया, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमर दयाल सिंह कमर ठुक, जगदानंद सिंह के भतीजे हैं अमर दयाल सिंह, भतीजा है। आपसे तो उनकी बिल्कुल, उन्होंने आपसे कहा भी था कि आप ऐसे कैसे चला रहे हैं भाई, हम भी उसमें हैं, जो उनके परिवार के सदस्य हैं, आप आधी सच्चाई बता रहे हैं। पूरी सच्चाई उन्होंने हमारे चैनल पर बताया था। बिल्कुल, बिल्कुल। और अब जो वर्तमान स्थिति बनी है, हो सकता है कि राजपूत समाज से जो अशोक सिंह को मौका दिया गया है उसमें अमर दयाल सिंह की भी भूमिका बड़ी हो जाए। तो ऐसी स्थिति में इस जातीय समीकरण में राजपूत बनाम राजपूत में कुशवाहा और यादव एक नया ट्विस्ट पैदा कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और यहाँ परिणाम में दोनों जो गठबंधन है, बड़े गठबंधन है, जिनको आमने सामने होना चाहिए था, वो बुरी तरह से फंसे हुए हैं। तो रामगढ़ का ये स्थिति है इस वक्त। बिल्कुल। चलिए देखिए, तो रामगढ़ का जांच पड़ताल हम कर रहे थे चूंकि उपचुनाव है और यहाँ पर चतुष्कोणीय मुकाबला बाबा कह सकते हैं। बिल्कुल। चारों तरफ से घेरने की तैयारी चल रही है। यहाँ पर जो सफल उम्मीदवार हैं, क्या होता है ये तो 23 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन लगातार इस पर जांच पड़ताल जारी रहेगा। अब ये रामगढ़ से शुरुआत हुई है, बाकी 4 सीटों के जांच पड़ताल में आगे हम जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।